हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मेरा नाम है सौरभ बारावाल और आज हम डिस्कस करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। ये दोनों ही टॉपिक एफसीआई के सिलेबस में हैं और हमने इसको अच्छे से कंपाइल किया है बेस्ट स्टडी मटेरियल के साथ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि ये इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैंने टॉपिक सेलेक्ट किए हैं और उनको अलग से हाईलाइट भी किया है ताकि आपको उनको फोकस के साथ पढ़ने में आसानी हो और आपको ये भी पता चले कि कौन सा पार्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कौन सा थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे। अगर आप एफसीआई या किसी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए फ़ी होगी 300 पर मंथ। लास्ट टाइम जब एफसीआई ने अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था तो मिस्टर अश्वनी कुमार उसमें एज आ एजीएम सेलेक्ट हुए थे। उन्होंने बहुत ही हार्ड वर्क के साथ, अपनी डेडिकेशन के साथ एग्ज़ाम क्रैक किया था। उन्होंने हमारा एग्रीकल्चर एंड जीके का कोर्स भी परचेज़ किया था एफसीआई के लिए और वो आज एज आ एजीएम वर्क कर रहे हैं एफसीआई के अंदर। उन्होंने एक वीडियो भी अपलोड की है जिसके अंदर उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी शेयर की है। आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आप भी एफसीआई के एजीएम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स परचेज़ कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट होगी 999, जिसके अंदर आपको 6 ई बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी, जिनके अंदर कंप्लीट एग्रीकल्चर सेक्शन और सिलेबस के अकॉर्डिंग जनरल एप्टीट्यूड, रेलेवेंट डिसिप्लिन पूरा कंप्लीट कवर किया गया, वो भी बेस्ट स्टडी मटेरियल के साथ, वो भी सिर्फ 700 पेजेस के अंदर, जिसके अंदर आपको क्वालिटी कंटेंट ज़्यादा मिलेगा ना कि क्वांटिटी। उसके बाद आपको वीडियोस लेक्चर मिलेंगे, उन वीडियोस लेक्चर की पीडीएफ्स भी मिलेगी डेली बेसिस पे, और सबसे अच्छी बात कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, जिससे आपको एक बेस बन जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एफसीआई एग्ज़ाम के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप हमारा कोर्स परचेज़ करेंगे और एफसीआई के लिए अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। सो विद नो फर्दर डिले चलिए शुरू करते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन, सबसे पहले समझते हैं कि क्रॉप्स होती क्या है। क्रॉप्स वो होती है जो सिमिलर काइंड ऑफ प्लांट्स जो हम लगाते हैं एक प्लेस के ऊपर ऑन लार्ज स्केल, तो उसको हम क्रॉप बोलते हैं। अब क्रॉप्स हमारी मेजरली तो 2 क्रॉप्स होती है इंडिया में, एक होती खरीफ क्रॉप, एक होती रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप कब लगाई जाती है? जब रेनी सीजन होता है उस टाइम पे खरीफ क्रॉप को लगाया जाता है, मींस जून में। और इसका सीज़न क्या होता है? जून टू सितंबर इसका सीज़न होता है। इसके एग्जांपल है राइस, मेज़, कॉटन, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ईटीसी। अगर हम रबी क्रॉप की बात करें तो जो विंटर सीजन में लगाई जाती है, जैसे कि अक्टूबर में जो लगाई जाती है और जो अक्टूबर से मार्च तक चलती है, उनको हम रबी क्रॉप बोलते हैं। एग्जाम्पल हो गया वीट, बाजरा, ओट्स, पी, ग्राम, लिंसीड, मस्टर्ड। ऐसा माना जाता है कि जो ऑयल क्रॉप्स है वो मेजरली खरीफ क्रॉप के अंदर आती है और जो पल्सिस क्रॉप है वो मेजरली रबी क्रॉप्स के अंदर आती है। ये नहीं कि सारी, एक्सेप्शन है, पर मेजरली माना गया है। उसके बाद है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो क्रॉप्स के कल्टीवेशन के लिए बहुत सारी ऐसी कंटिन्यूस एक्टिविटीज़ की जाती है फार्मर्स के द्वारा उसको प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्रॉप प्रोडक्शन बोलते हैं। अब वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कौन सी है? वो है, पहले तो सबसे पहले प्रिपेयर किया जाएगा सोइल को, उसके बाद सोइंग की जाएगी, उसके बाद मैन्योरिंग की जाएगी, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग वीड, हार्वेस्टिंग एंड देन स्टोरेज। इसमें से जो मेजर पार्ट है वो है सॉइल प्रिपरेशन का, थोड़ा कम मेजर है, पर इसमें से जो सबसे ज़्यादा है वो है सोइंग। उसके बाद है इरिगेशन, ठीक है। मैन्योरिंग और फर्टिलाइज़र इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं पहले कवर कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में। वीड्स मैनेजमेंट के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो हमारे एग्रीकल्चर एंड जीके चैनल पे मेरे ही नाम से अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ मैंने अपलोड किया है, बहुत इजीली आप रिटेन कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप जाके वीडियो देखेंगे। हार्वेस्टिंग भी एक इम्पोर्टेंट है, पर इतना नहीं है प्रोडक्शन के हिसाब से। जो मेजर है वो इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हार्वेस्टिंग से ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं। स्टोरेज के लिए मैं सोच रहा हूँ एक कंप्लीट अलग से वीडियो बनाऊँ। तो अभी हमने इसके अंदर सोइंग और इरिगेशन
के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। तो स्टार्ट करते हैं कि सोइल प्रिपरेशन के लिए क्या किया जाता है। सोइल प्रिपरेशन में मतलब क्या होता है कि सोइल को लूज़ करना। जब आप प्रीवियस सीजन में जब आपने क्रॉप ग्रो की तो उस टाइम पे इरिगेशन के साथ वो कॉम्पैक्ट हो जाती है, तो उसको पहले लूज़ करना, सोइल को टर्न करना, जिसको टिलिंग या प्लोइंग कहते हैं। प्लो के यूज़ से की जाती है। और प्लो किससे बना हो सकता है, वो वुड आयरन से बना होगा। और वो इसके लिए सोइल प्रिपरेशन के लिए जो मेन टूल्स हैं वो है प्लो, हो और कल्टीवेटर। अब मेजर पार्ट आता है कि सोइंग। सोइंग क्या होती है, जो सीड को सो करने को ही सोइंग बोलते हैं। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग सबसे पहला मेथड है। ब्रॉडकास्टिंग मोस्टली इन स्मॉल साइज मीडियम साइज सीड जो होते हैं उनकी हम ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है क्रिस क्रॉस सोइंग। ब्रॉडकास्टिंग को हम क्रिस क्रॉस सोइंग भी बोलते हैं। क्या ये अब ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, दूसरा है डिबलिंग। डिबलिंग को बोलते हैं हम लाइन सोइंग। डिबलिंग में क्या होता है, जो हम रिज बनाते हैं उसमें ऊपर से 2/3 पोर्शन लें या फिर नीचे से 1/3, इतने हाइट पे या डेप्थ पे हम उसकी सीड को सो करते हैं। ठीक है, होल के अंदर इंसर्ट करते हैं और फिर उसको सोइल से कवर कर देते हैं। यही डिबलिंग के अंदर होता है। उसके अंदर कहते हैं थर्ड वन है सोइंग बिहाइंड द प्लो। ये अपना क्या है, एक तरह से आप कहो तो ट्रेडिशनल मेथड सोइंग बिहाइंड द प्लो ही है। ठीक है, जिसके अंदर हम ये अपना प्लो लेते हैं और या तो एनिमल से या फिर मैकेनिकल या फिर मैनुअल, ये दो मेथड से किया जाता है। सीड्स आर ड्रॉप्ड इन फरो ओपन बाय प्लो। जब प्लो आगे चलता है तो ये जो फरो ओपन हो जाती है, इसके अंदर हम सीड हाथ से डालते हैं या फिर इम्प्लीमेंट से डालते हैं। और जब दूसरी साइड की जब प्लो चलाएंगे तो ये अपने आप कवर हो जाता है, मिट्टी से कवर हो जाती है पहले वाली जो फरो बनी थी। ठीक है, तो वो हो जाते हैं सीड बिहाइंड द प्लो का ये मैकेनिज्म हो जाएगा। तो सीड बिहाइंड द प्लो के अंदर हम ये जो मोटे सीड होते हैं, जो लार्ज साइज़ के होते हैं, वो यूज़ करते हैं। जैसे ग्राम हो गया, पी हो गया, ग्राउंडनट हो गया, ये हम सीड बिहाइंड द प्लो, जैसे कंट्री प्लो है जो अपना ट्रेडिशनल है, उसका यूज़ से हम सो कर सकते हैं। मतलब यही ऐसे सीड ही हम यूज़ करते हैं इनमें सो करने के लिए। कैरा और पोरा मेथड भी रिलेट करता है अपना इंडिजीनियस प्लो से। अब एक है गोरस। गोरस एक टाइप की सीड ड्रिल है। इसमें बस एक अटैचमेंट ज़्यादा हो जाता है कि उसके अंदर एक होपर लगा होता है, जो होपर प्लो शेयर और होपर, ये होपर एक एक्स्ट्रा लगा होता है, जिसके अंदर हम ऐसे बोल सकते हैं, जिसके अंदर हम बीज डालेंगे और वो नीचे प्लेस हो जाएगा। इसमें हमें इंडिविजुअली फरो के अंदर नहीं डालना पड़ता, इसमें होपर लगा होता है गोरस के अंदर, जिसके अंदर ऊपर से ही सीड डाल देते हैं और वो फरो के अंदर ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाता है। तो ये था अपना सोइंग बिहाइंड द प्लो, जो कि अपना ट्रेडिशनल भी मैकेनिकल भी है। गोरस एक अलग मेथड है जिसको सीड ड्रिल की तरह यूज़ किया जाता है। सीड ड्रिल है नहीं, एज अ सीड ड्रिल वो वर्क करता है। ठीक है, कंट्री प्लो अपना ट्रेडिशनल हो गया। अब फोर्थ वन इज ड्रिल सोइंग या फिर ड्रिलिंग हो गया। ठीक है, जो सीड ड्रिल्ड है उसमें ये अच्छा है कि कंटिन्यूसली अपने आप फरो के अंदर गिरता रहेगा रेगुलर इंटरवल पे इन रोज। ठीक है, सीड्स आर प्लेस्ड एट यूनिफॉर्म डेप्थ। और दूसरा फ़ायदा हो गया कि सीड्स यूनिफॉर्म डेप्थ पे गिर रहे हैं। उसके बाद है कवर्ड एंड कॉम्पैक्टेड, यह हो जाएगा अपना सीड ड्रिल का पूरा काम। उसके बाद है ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग के लिए आपको पहले पता है कि ट्रांसप्लांटिंग के लिए मेजर फील्ड में, मतलब जो मेन फील्ड है उसके अंदर डायरेक्ट सोइंग नहीं की जाती है, पहले नर्सरी बनाई जाती है और फिर उसके बाद ट्रांसप्लांटिंग की जाती है। तो फर्स्ट रेजिंग द सीडलिंग ऑन नर्सरी बेड्स एंड देन ट्रांसप्लांटिंग ऑफ सीडलिंग डन इन द मेन फील्ड। दिस मेथड इज मेनली यूज फॉर वेजिटेबल्स के लिए मेनली यूज़ किया जाता है, फ्लावर्स के लिए मेनली यूज़ किया जाता है, या फिर टोबैको जैसी क्रॉप्स होगी इनमें हम ट्रांसप्लांटिंग कर लेते हैं। ठीक है, सीडलिंग आर रेज्ड इन द नर्सरी फॉर अ पीरियड ऑफ 1/4 ऑफ द टोटल ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप्स। तो जो क्रॉप्स की टोटल ड्यूरेशन होती है उसमें से 1/4 पार्ट हम एज ए उसको नर्सरी में ही दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद है 6th हो जाएगा अपना प्लांटिंग। इस मेथड में क्या होता है कि कोई भी वेजिटेटिव पार्ट लेते हैं, ऐसे क्रॉप्स जो वेजिटेटिव पार्ट से ग्रो होते हैं उनका हम वेजिटेटिव पार्ट लेते हैं, जो एज अ
प्रोपगेटिंग मटेरियल की तरह यूज़ हो रहा है, उसको लेते हैं और हम प्लांट कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं फील्ड के अंदर, तो उसको हम बोल देंगे प्लांटिंग। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर हम ट्यूबर ले रहे हैं पोटैटो का, सेट्स ले रहे हैं जिंजर का या फिर टर्मरिक का या फिर शुगर केन का, कटिंग ले रहे ग्रेप्स का, गवावा का, तो ये सब हो गया एज अ प्लांटिंग मटेरियल हो गया और प्लांटिंग मेथड से हम इसको लगा रहे हैं। उसके बाद है, अब ये हल्का सा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्रॉप ज्योमेट्री फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। क्या क्या होता है? स्क्वायर मेथड होता है, रेक्टेंगुलर मेथड होता है, ट्रायंगुलर मेथड होता है, ठीक है। स्क्वायर मेथड में क्या होगा, जो प्लांट टू प्लांट और रो टू रो, ठीक है, रो टू रो, इसमें डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल होगा, तो वो हो जाएगा अपना स्क्वायर मेथड। उसके बाद है रेक्टेंगुलर मेथड। इसमें क्या होगा, जो फॉर्म्स रो एंड कॉलम, वो रो और कॉलम बनाएंगे। रो स्पेसिंग इज वाइडर देन कॉलम, मतलब जो प्लांट से प्लांट है ना, जैसे ये प्लांट है, ये प्लांट है, ये प्लांट है, और दूसरा प्लांट यहाँ होगा, तो ये और ये डिस्टेंस होगी कम और ये डिस्टेंस होगी ज़्यादा, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर मेथड हो गया। अब जो ट्रायंगुलर मेथड है, ये इसकी अच्छी बात क्या है कि इसमें मोर प्लांट्स लगा सकते हैं एज कंपेयर टू अदर, ये जो सिस्टम्स है या मेथड है, इनके कंपेयर में मोर प्लांट लगाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे अपनी सोइंग कवर हो जाती है भाई। अब मोस्ट पार्ट आता है अपने इरिगेशन का। तो इरिगेशन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? पहला है सरफेस इरिगेशन, दूसरा है सब सरफेस इरिगेशन और तीसरा है प्रेशराइज्ड। अब कहें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो है अपना प्रेशराइज्ड। प्रेशराइज्ड में ड्रिप आ जाता है और स्प्रिंकलर आ जाता है। आप आगे देखेंगे तो मैंने कुछ मतलब जो मैंने उनको गोल्डन पॉइंट्स कहा है, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो वो मैंने आगे अलग से कंपाइल करके लिखे हुए हैं। तो देखते हैं, पहले यहीं से चलते हैं कि सरफेस इरिगेशन क्या होता है। कि जब सरफेस इरिगेशन कौन से होता है? बॉर्डर होता है, चेक बेसिन होता है, फरो होता है। जब हम सरफेस के ऊपर इरिगेशन करते हैं तो उसको सरफेस इरिगेशन बोल देते हैं, सिंपल। उसके भी टाइप है, ये बॉर्डर हो गया, चेक बेसिन हो गया और फर हो गया। बॉर्डर को पढ़ते हैं, जब हम लैंड को डिवाइड कर देते हैं लॉन्ग पैरेलल स्ट्रिप्स के अंदर, तो हम उसको बॉर्डर बोलते हैं, ठीक है। दीज बॉर्डर्स आर सेपरेटेड बाय लो रिजेस, ये लो रिजेस के द्वारा ये सेपरेट कर दिए जाते हैं। और द बॉर्डर स्ट्रिप्स आर यूनिफॉर्म जेंटल स्लोप, इन बॉर्डर स्ट्रिप्स के अंदर जेंटल स्लोप दे देते हैं, ताकि जो हम सरफेस इरिगेशन में पानी दे रहे हैं वो एक जगह खड़ा ना हो या फिर उसकी स्पीड स्लो ना हो। वो इतना जेंटल स्लोप देंगे तो वो पूरा फील्ड में इजीली मूव कर जाएगा। ईच स्ट्रिप ऑफ इरिगेटेड इंडिपेंडेंटली, हर स्ट्रिप इंडिपेंडेंटली वो इरिगेट की जाएगी बाय टर्निंग द वाटर इन द अपर एंड। उसके मतलब जो अपर एंड में पानी बदलते रहेंगे, पहले इस स्ट्रिप में, फिर ये भर गई तो फिर दूसरी स्ट्रिप में। उसके बाद है सूटेबल फॉर वीट, बार्ले, फोडर, क्लोज प्लांटेड के लिए ये सूटेबल है। जैसे कि आपको दिख रहा है, ये एक स्ट्रिप है पूरी, ठीक है, इसमें हम इस एंड से पानी दे रहे हैं, ये देखिए इस एंड से ये भर चुकी है, तो ये दूसरे में दूसरी बार दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे इसमें देख लीजिए। उसके बाद अपना सेकंड है चेक बेसिन। देखिए आपने चेक की शर्ट तो देखी होगी ना, जिसमें ऐसे लाइन लगी होती है, चेक बनी होती है, तो ये सेम वही है। ये अपनी मेन कैनाल हो गई और यहाँ से फिर ये अलग अलग बेसिन के अंदर वाटर हम दे रहे हैं। यहाँ तो पाइप्स लगी है, हम तो डायरेक्ट अपने उससे थोड़ा सा हटाते हैं, काटते हैं यहाँ से और पानी को अंदर के लिए छोड़ देते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन सरफेस इरिगेशन मेथड, तो ये मोस्ट कॉमन मेथड है चेक बेसिन। Here the fields are divided into smaller units area so that each has a nearly level surface. इनको पहले स्क्वायर में डिवाइड कर लेते हैं फील्ड को स्मॉलर यूनिट्स में, और फिर उनको बंड्स और रिजेस बना देते हैं, कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, और उससे बेसिन बन जाता है, ठीक है, विद इन विच द इरीगेशन वाटर कैन बी कंट्रोल, जिसके अंदर हम इरीगेशन वाटर को कंट्रोल कर लेते हैं। द वाटर अप्लाइड टू अ डिजायर्ड डेप्थ कैन बी रिटेन अंटिल इट इनफिल्ट्रेट्स इनटू द सोइल। इससे हमें फ़ायदा क्या होता है कि हम पानी उस जगह तक तब तक हम रख सकते हैं तब तक वो इनफिल्ट्रेट ना हो जाए। ये नहीं कि वो बह के आगे तक चला गया और
इनफिल्ट्रेट नहीं हुआ, बस अपर लेयर पे पानी लगा है, ऐसा नहीं, हम जब तक चाहेंगे तब तक हम उसको वहाँ पे रख सकते हैं। साइज ऑफ द बेसिन वेरीज करता है 10 मीटर स्क्वायर से 25 मीटर स्क्वायर डिपेंडिंग अपॉन द सोइल, टोपोग्राफी, स्ट्रीम और साइज और क्रॉप्स। तो बेसिकली हम जो सैंडी में तो हम इसको ज़्यादा प्रीफर नहीं करते हैं, जिसका इनफिल्ट्रेशन रेट क्या होगा, लो से मीडियम होगा, वहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे। सैंडी में तो हाई होता है तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। थर्ड वन इज फ्रो। फ्रो में क्या होता है कि इसमें हम यूज ऑफ रो क्रॉप्स, जो रो में लगाई जाने वाली क्रॉप्स हैं वो यूज़ करते हैं। फ्रो आर फॉर्म्स बिटवीन द क्रॉप रोज। फरो ऐसे ये जो बना रखी है, ये क्रॉप रोज के बीच में फरो बनाई जाती है। द डायमेंशन ऑफ फरो डिपेंड्स ऑन द क्रॉप ग्रोथ आएगा। इक्विपमेंट्स यूज्ड एंड सोइल टाइप, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करती है कि जो फ्रो की डायमेंशन क्या होगी। वाटर इज अप्लाइड इन स्मॉल रनिंग स्ट्रीम्स इन फरो बिटवीन द क्रॉप रोज। जैसे आगे आप देख सकते हैं, मैंने फोटोज इसलिए ही लगाई है ताकि आप इजीली इसके साथ अपने आप को थोड़ा सा हैबिचुअल हो सके, मतलब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। अगला है सर्ज इरिगेशन। बहुत कम यूज़ होता है, ऑन ऑफ का केस है इसके अंदर, बस पानी चलाओ बंद करो चलाओ बंद करो, तो उससे क्या होता है कि इरिगेशन एफिशिएंसी थोड़ी अच्छी हो जाती है, ज़्यादा इन्फिल्ट्रेट नहीं होता पानी, ज़्यादा वेस्ट नहीं होता, 85 to 90% एफिशिएंसी है। देखिए सब सरफेस है तो एक टाइप, पर क्या बोलते हैं इसको, कभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कभी इम्पोर्टेंट किसी ने समझा ही नहीं है, और ना ही, क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं समझा क्योंकि कोई सब सरफेस इरिगेशन करता नहीं है ना, इसलिए। तो सब सरफेस में मान लोगे भाई डेप्थ 30 से 75 बिलो तक हम कर लेते हैं, और जो वाटर अप्लाई किया जाता है वो 10 से 30 मीटर की विड्थ पे किया जाता है। उसके बाद है प्रेशराइज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है इरिगेशन का, प्रेशराइज, ठीक है। यहाँ से ही क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं से ही क्वेश्चन आते हैं। ड्रिप इरिगेशन की बात करते हैं। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ये दिखा रखा है, प्लांट्स की बिल्कुल रूट के पास यहाँ पे एक पॉइंट में छेद होंगे, इनके अंदर होल होंगे, वहाँ से पानी निकलेगा और सिर्फ जड़ तक ही पानी जाएगा, इधर उधर जाने का कोई सीन ही नहीं है। ड्रिप इरिगेशन को हम ट्रिकल इरिगेशन भी बोलते हैं, इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट ऑफ मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। इट इज़ सूटेबल फॉर वाटर स्कैरेसिटी एंड साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स। जो जहाँ पे वाटर स्कैरेसिटी मतलब पानी की कमी होती है, या फिर साल्ट अफेक्टेड सॉइल है, वहाँ पे हम इसको ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। देखिए साल्ट अफेक्टेड सॉइल हम स्प्रिंकलर के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्प्रिंकलर है वो ऊपर से पानी फेंकता है, बूंद बूंद ऊपर से फेंकता है, ठीक है। उससे क्या होगा, जो प्लांट्स है, प्लांट्स की जो लीफ है, जो प्लांट्स की लीफ है वो साल्ट्स प्लांट की लीफ पे एक्यूमुलेट होता जाएगा, मतलब जमता जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट की हेल्थ ख़राब हो जाएगी, प्रोडक्शन अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। पर हम ड्रिप इरिगेशन में ये यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, रूट तक ही जाना है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद वाटर इज अप्लाइड ऑन द रूट्स जोन ऑफ द क्रॉप्स। स्टैंडर्ड वाटर क्वालिटी टेस्ट नीडेड फॉर डिज़ाइन एंड ऑपरेशन ऑफ द ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। इसके अंदर पहले वाटर क्वालिटी चेक की जाती है और स्टैंडर्ड इरिगेशन सिस्टम्स लगाए जाते हैं, उसके बाद ही ये सब यूज़ किया जाता है। हाई वाटर एफिशिएंसी होती है, मैं कहूँ तो हाईएस्ट वाटर यूज़ एफिशिएंसी है 95% एज कम्पेयर टू लेस देन 50। सरफेस में क्या होती है 50% होती है, ठीक है, उसको तो याद करने की दिक्कत ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दूसरा स्प्रिंकलर मेथड अपना, ये अनदर इम्पोर्टेंट मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक है, फॉलोड ऑल ओवर द ग्लोब्स, ये पूरे ग्लोब में यूज़ की जा रही है। स्प्रिंकलर इरिगेशन इज एप्लीकेशन स्टिमुलेटिंग रेनफॉल। ये जैसे रेनफॉल होती है उस पर बनाया गया है, ये उसी बेसिस पे। ओवरहेड और ओवरहेड स्प्रिंकलर यूज़ किए जाते हैं, उसको एज ए रेनफॉल बोला जाता है, मतलब ऐसा लगता है जैसे रेनफॉल हो। उसके बाद स्प्रिंकलर ओवरहेड और प्रेशर इरिगेशन सिस्टम कन्वेज वाटर टू द फील्ड थ्रू पाइप्स, एल्यूमिनियम और पीवीसी पाइप अंडर प्रेशर विद अ सिस्टम ऑफ नोजल। तो बस ये बताया गया, जो पीवीसी पाइप्स होती हैं, एक मेन पाइप होती है, उसके बाद छोटी पाइप होती है, ब्रांचेज होती हैं, और उसके बाद उनके ऊपर नोजल लगी होती है, ये बताया गया है, और उससे वो ऐसे स्प्रिंकल करती रहती है पानी को। डिज़ाइन रिक्वायर्ड टू डेप्थ ऑफ वाटर यूनिफॉर्मली, इट इज़ पॉसिबल इन सरफेस इरिगेशन।
water is applied at a rate of less than infiltration rate of the soil and hence runoff of the irrigation is avoided। इसमें वाटर इतना अप्लाई किया जाता है कि वाटर बस रन ऑफ ना हो, तो हम एज अ ये कंट्रोल इरिगेशन मेथड भी मान सकते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ स्प्रिंकलर, अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ स्प्रेइंग इरिगेशन वाटर, तो उसके बेस पे दो है, रोटेटिंग हेड और परफोरेटेड पाइप टाइप। ठीक है, रिवॉल्विंग स्प्रिंकलर टाइप होता है या फिर परफोरेटेड पाइप होगी। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ पोर्टेबिलिटी स्प्रिंकलर सिस्टम, पोर्टेबिलिटी तो एक है फुल्ली पोर्टेबल, एक है सेमी या फिर सेमी परमानेंट सिस्टम, तीसरा है सॉलिड सेट, जो लगा दिया पोर्टेबल नहीं हो गया, वो परमानेंट। ठीक है, उसके बाद है भाई गोल्डन पॉइंट्स। अब मैं बताता हूँ, अभी जो हमने पढ़ा है वो एज अ बेसिक नॉलेज की तरह पढ़ा है, पर जो मेजर पॉइंट्स है वो यहाँ पे इस स्लाइड में है। ठीक है, तो गोल्डन पॉइंट्स कौन कौन से हैं, हम पहले बात करते हैं स्लोप रिक्वायरमेंट की। सबसे पहली है अपनी फरो इरिगेशन। फरो इरिगेशन में 0.2 to 0.5% स्लोप की रिक्वायरमेंट होती है। बॉर्डर इरिगेशन में 0.5 to 1% की होती है, और चेक बेसिन में होती है अप टू 3। तो मैंने तो इसको ऐसे याद रख रखा है FBB। ठीक है, FB के बाद एक B लगा दो। ठीक है, फरो, बॉर्डर और बेसिन, चेक तो अपने आप लग जाएगा बेसिन, FBB। ठीक है, और या अपने आप बन भी रहा है ये 0.2 to 0.5, 0.5 to 1 और अप टू 3। ठीक है, तो FBB से आप याद रख सकते हैं। अब उसके बाद दो चीज़ें आती है, वाटर सेविंग परसेंटेज और वाटर एफिशिएंसी, इरिगेशन एफिशिएंसी सॉरी। तो सबसे पहले बात करते हैं स्किप फरो इरिगेशन। इसमें हम 30 से 35% तक वाटर सेव कर सकते हैं। स्किप फरो, जिसमें हम एक फरो ही स्किप कर देते हैं, जैसे ये फरो है 3, तो ये हमने स्किप कर दी, इसमें दे दिया पानी, इसमें दे दिया पानी। ठीक है, उसके बाद है दूसरा स्प्रिंकलर मेथड में हम सेव कर सकते हैं पानी 35 से 40% तक। जो ड्रिप मेथड है उसमें 50 से 70% तक वाटर सेव कर सकते हैं। याद रखो 50 से 70% तक ड्रिप इरिगेशन। और जो ड्रिप इरिगेशन मेथड है ये इजराइल बेस्ड मेथड है, ये भी याद रखिए। इरिगेशन एफिशिएंसी की बात करें तो स्प्रिंकलर में होगा 60%। सर्ज इरिगेशन देखिए काफ़ी अच्छा है, ऑन ऑफ वाला है जो 85 से 90%, पर बेस्ट तो अपना ड्रिप इरिगेशन ही रहेगा, 95% इरिगेशन एफिशिएंसी। अब हम बात करते हैं ये जो दो मेजर है स्प्रिंकलर और ड्रिपर, इनके पहले डिस्चार्ज रेट को पढ़ेंगे, उसके बाद प्रेशर को पढ़ेंगे। इनमें थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन भी है, कुछ बुक्स कहती है कि इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, पर हम ICR के अकॉर्डिंग चलेंगे, या फिर जो मेजर बुक्स है मैंने 2-3 जगह से कंपाइल किया है ये डाटा, तो ये मेरे को ज़्यादा बेस्ट लगा है क्योंकि ये ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड सोर्स से हैं। उसके बाद स्प्रिंकलर की बात करें तो उसमें डिस्चार्ज रेट क्या होता है, मोर देन 1000 लीटर पर आवर। स्प्रिंकलर देखिए 1000 लीटर से ज़्यादा, एक घंटे में 1000 लीटर से भी ज़्यादा वो डिस्चार्ज पानी कर सकता है। ठीक है, अगर ड्रिपर की बात करें तो वो 0.5 to 12 लीटर पर आवर। ठीक है, इतना पानी वो डिस्चार्ज करेगा, पर ये है ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ करेगा। आप देख सकते हैं स्प्रिंकलर की सिर्फ 60% एफिशिएंसी है और ड्रिपर की अपनी लगभग 100% ही लगा लो, 95% एफिशिएंसी है। ठीक है, उसके बाद प्रेशर की बात करते हैं। स्प्रिंकलर में बात करें जब 1000 है तो प्रेशर तो कुछ ज़्यादा ही होगा ना, तो 2.5 से 4.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका प्रेशर है। अगर ड्रिपर की बात करें तो 1 से 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था ये। उसके बाद है फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन। अभी हमने क्रॉप प्रोडक्शन के 3 चीज़ें पढ़ चुके हैं, क्या सॉइल प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं, लैंड प्रिपरेशन जिसको बोलते हैं, उसके बाद सोइंग पढ़ चुके हैं और इरिगेशन पढ़ चुके हैं। हार्वेस्टिंग वगैरह इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, स्टोरेज के लिए अलग से एक वीडियो आएगी। और फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहली बात है कि इंटरनल फैक्टर और फिर होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। अब कहेंगे इंटरनल फैक्टर कौन से होते हैं, जो उसकी जेनेटिक होती है, हेरिडिटी होती है, उसको इंटरनल फैक्टर बोलते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर जो इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर में कौन से आ जाएंगे, क्लाइमेट आ जाएगा, एडेफिक फैक्टर आ जाएंगे। एडेफिक में आ जाती है अपनी सोइल। ठीक है, डरना मत नाम से, एडेफिक का मतलब है सोइल। बायोटिक में आ जाएंगे अपने एनिमल्स और प्लांट,
फिजियोग्राफिक में जो फिजियोग्राफी होती है जैसे एल्टीट्यूड लैटिट्यूड ये सब देखा जाएगा। सोशो इकोनॉमिक वो पढ़ेंगे, बहुत कॉमन है। इंटरनल फैक्टर की बात करें जेनेटिक में, उसमें क्या आ जाएगा, हाई यील्डिंग एबिलिटी, अर्ली मैच्योरिटी, रेजिस्टेंट टू लोजिंग, ड्रोट, फ्लड, सैलिनिटी टॉलरेंस, टॉलरेंस टू इंसेक्ट पेस्ट डिजीज, केमिकल कंपोजिशन ऑफ ग्रेन्स, क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स, क्वालिटी ऑफ स्ट्रॉ, ये सब आ जाते हैं अपने इंटरनल फैक्टर के अंदर। ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर में क्या आएगा, पहला है एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर क्लाइमेट। तो जो क्लाइमेटिक फैक्टर 50% तक यील्ड को एट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, क्लाइमेट में क्या आ जाएगा, प्रेसिपिटेशन, जैसे कि अपनी रेन हो गया, स्नो हो गया और फॉग हो गया। ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसको, धुंध वगैरह जो होती है, ये सब इंक्लूड हो जाता है अपना प्रेसिपिटेशन के अंदर। टेम्परेचर हो गया, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी हो गई, सोलर रेडिएशन हो गई, उसके बाद है विंड वेलोसिटी होगी, एटमॉस्फेरिक गैसेस हो गए। मैंने इन सारे पार्ट्स का बस एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ही यहाँ पे आपके सामने रखा है, ताकि ज़्यादा मतलब क्वांटिटी का बर्डन ना आए, क्वालिटी रिटेन करिए। उसके बाद है जैसे पहला पार्ट है अपना टेम्परेचर, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। कहा गया है कि 45 से 40%, वैसे तो 30% पर मैक्सिमम मान लेते 45 से 40% तक एक अच्छी क्वालिटी की ग्रोथ के लिए 45 से 40% किसी भी प्लांट के लिए माना गया है। राइस की बात करें तो मिनिमम उसको 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, ऑप्टिमम बात करें तो 32 और मैक्सिमम बात करें तो 36 से 38, ये राइस के लिए है। वीट की बात करें तो 4.5 ऑप्टिमम हो गया 20 और 30 से 32 मैक्सिमम है। मेज़ की बात करें तो 8 से 10 टेम्परेचर मिनिमम, 20 ऑप्टिमम और 40 से 43 मैक्सिमम। सोरगम, टोबैको, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी की बात करें, देखिए 40 से 60% जो अपनी ये क्रॉप होती है ना, प्लांटेशन क्रॉप जो होती है, वीट, राइस, ये सब, तो इनके लिए 40 to 60 होती है। अगर जो हम नर्सरी वगैरह वाली देखें, वहाँ पे ह्यूमिडिटी अच्छी चाहिए होती है, क्योंकि वहाँ पे हमें उनको हार्श कंडीशन नहीं देनी है। तो जो नर्सरी होती है वहाँ पे हम 80% देख सकते हैं, और जो वो होते हैं ना ट्री टाइप वो होते हैं, वहाँ पे तो 50 के अराउंड चलेगा। ठीक है, तो ये 3 पार्ट की रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, वो बता दिया मैंने तीनों चीज़ों के लिए। सोलर रेडिएशन की बात करते हैं। सोलर रेडिएशन मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है एक प्लांट की ग्रोथ के अंदर, क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस होती है तो उसके अंदर सोलर रेडिएशन को ही केमिकल रेडिएशन में कन्वर्ट किया जाता है, और उसके अंदर भी सिर्फ एक्टिव रेडिएशन, विजिबल जो लाइट होती है, उसी को ही फोटोसिंथेसिस में प्लांट यूज़ करता है, जिसकी इंटेंसिटी होती है 0.4 to 0.7 माइक्रोन। ठीक है, और इसमें से भी अगर क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जो सब रेड लाइट बेस्ट होती है, रेड लाइट बेस्ट होती है इनमें से सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस के लिए। अब 2 और टर्म्स है, एक है फोटो पीरियोडिज्म और एक होता है फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है, ये दिन की जो लेंथ होती है ना, दिन और रात की जो लेंथ होती है, उसको बोलते हैं फोटो पीरियोडिज्म। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको ये ज़्यादा 12 घंटे से ज़्यादा लाइट चाहिए होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको कम चाहिए होती है, और कुछ ऐसे चाहिए होते हैं कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कितनी लाइट आ रही है। तो शॉर्ट डे प्लांट वो होते हैं जिनको डे लेंथ, जिनको 12 आवर्स से कम की चाहिए होती है, जैसे राइस हो गया, सनफ्लावर हो गया, कॉटन हो गया, इनको डे लाइट, डे लेंथ 12 घंटे से कम की चाहिए होती है। लॉन्ग डे प्लांट जिनको डे लेंथ, डे की लाइट 12 घंटे से ज़्यादा चाहिए होती है, जैसे बार्ले हो गया, ओट्स हो गया, कैरेट हो गया, कैबेज हो गया। अब कुछ ऐसे प्लांट है जिनको कुछ फ़र्क ही पड़ता कि कितनी लेंथ की लाइट आ रही, जैसे अपना टोमेटो हो गया, मेज़ हो गया। टोमेटो आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, मेज़ भी बहुत आसानी से रख सकते हैं, क्योंकि मेज़ देखिए खरीफ में भी उगाया जा रहा है और रबी में भी उगाया जा रहा है। और टोमेटो आपने देखा होगा कि हर सीज़न में टोमेटो लगा रहता है और टोमेटो का प्रोडक्शन चलता रहता है। उसके बाद हम बात करें फोटोट्रोपिज्म की, तो ये रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू लाइट डायरेक्टली, लाइट के डायरेक्शन में प्लांट का रिस्पॉन्स, उसको बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म, और ये होता है अपने सनफ्लावर के अंदर में। फोटो सेंसिटिविटी क्या होती है, सीजन बाउंड वेराइटीज डिपेंड अपॉन क्वांटिटी
ऑफ लाइट रिसीव्ड। जो कुछ ऐसे सीजन बाउंड वेराइटीज होती है, जैसे कुछ फ्लावर्स होते हैं जो ये होता है कि भाई सर्दी में ही होगा ये तो, और कुछ फ्लावर्स होते हैं जो गर्मी में ही हुए। जो सीजन बाउंड वैरायटी होती है उनके अंदर फोटो सेंसिटिविटी होती है कि इतने टेम्परेचर पे या फिर इतनी डे लाइट मिलेगी या फिर इतने टाइम तक एक्सपोजर होगा तभी वो अपनी ग्रोथ दिखाएंगे, फ्लावर ओपन होंगे, प्रोडक्शन होगा तभी। उसके बाद है विंड वेलोसिटी। इसके अंदर एक ही पॉइंट है और वही इंपॉर्टेंट है, 4 से 6 किलोमीटर पर आवर ऑप्टिमम है, बेस्ट है विंड वेलोसिटी। एटमॉस्फेरिक गैसेस की बात करें, काफ़ी बार ये कवर हो चुका है ये वाला पार्ट एटमॉस्फेरिक गैसेस वाला, कि CO2 की बात करें तो 0.03% होगी एटमॉस्फेयर के अंदर गैस ये। O2 की बात करें तो 20.95 21% बोल सकते हैं। नाइट्रोजन की बात करें तो 78.09%, आर्गन की बात करें 0.93, अदर्स तो कौन याद करता है। एडेफिक फैक्टर मतलब सोइल्स होता है, सोइल के अंदर मॉइस्चर कितना है, सोइल के अंदर एयर कितना है, सोइल का टेम्परेचर कितना है, उसके अंदर मिनरल कौन कौन से हैं कौन से नहीं है, ऑर्गेनिक मैटर कितना है, ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, कितनी क्वांटिटी में, क्या पॉपुलेशन उनकी, सोइल रिएक्शन कैसी है। तो ये सब फैक्टर एडेफिक फैक्टर है जो कि प्लांट की ग्रोथ को, प्लांट क्रॉप प्रोडक्शन में अफेक्ट करते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं। उसके बाद है बायोटिक फैक्टर, प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं। प्लांट्स में क्या आ जाएगा, जो दूसरे प्लांट्स हो गए, कुछ ऐसे हो गए जो जैसे नीम वगैरह हो गया, या फिर कुछ ऐसे प्लांट हो गए जो लेग्यूम्स वगैरह जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देंगे। एनिमल्स में क्या आ जाएंगे, एनिमल्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ जाएंगे, नॉर्मल एनिमल्स भी आ जाएंगे। तो ये सब बायोटिक फैक्टर हो जाते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद है फिजियोग्राफिक फैक्टर, मतलब जो ट्रोपोग्राफी हो गया, मतलब नेचर ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ, लेवल है, स्लोपी है, एल्टीट्यूड क्या हो गया, एल्टीट्यूड कोज डिक्रीज, जैसे कि हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, तो वही बता रखा है, एल्टीट्यूड का भी डिफरेंस पड़ता है। स्टीपनेस, स्लोप का भी, अगर ज़्यादा स्लोपी है तो रन ऑफ हो जाएगा वाटर, एक्सपोजर ऑफ लाइट, ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। सोशियो इकोनॉमिक भी नहीं है पर पढ़ लेते हैं। सोसाइटी इंक्लिनेशन ऑफ फार्मिंग एंड मेंबर्स अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, अप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ क्रॉप्स फॉर ह्यूमन बीइंग, सेटिस्फाई द फूड फॉर्डर, ये सब। ब्रीडिंग वैरायटी, सोशियो इकोनॉमिक में यही आएगा कि फूड सिक्योरिटी देखो, कौन सी वैरायटी यूज़ करो, इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ाने के लिए उनका, ये सब बस इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। अब पार्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। तो अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, तो हम खरीफ क्रॉप पढ़ चुके हैं, रबी क्रॉप पढ़ चुके हैं। तो समर क्रॉप्स कौन सी आती है, जो हम बोलते हैं ना जायद क्रॉप, वो होती है समर क्रॉप, हॉट वेदर में जो होती है, मंथ ऑफ फरवरी में, फरवरी टू जून, ठीक है। यहाँ पे पैडी वगैरह लिखा हुआ है, पर जो जायद क्रॉप होती है, जायद वो होती है जो जिसके अंदर जब क्यूक्यूम्बर वगैरह, CUCUM, क्यूक्यूम्बर वगैरह, वाटरमेलन वगैरह लगाते हैं, वो होती है थर्ड वन, ठीक है, ये भूल जाओ। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू लाइफ पीरियड, कुछ एनुअल्स होती है, कुछ बाइनल्स होती है, पेरिनियल। एनुअल वो होती है जो सिंगल सीजन या सिंगल ईयर में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करे। बाइनल वो होती है जो 2 सीजन में या 2 साल में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करे। पेरिनियल वो होती हैं जो 2 से ज़्यादा में। जो बाइनल होंगी वो क्या करेंगी कि एक सीजन में अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ करेंगे, मतलब ग्रीन लीफी पार्ट, ग्रीन पार्ट ग्रोथ करेंगे, और जो दूसरा सीजन होगा उसके अंदर वो रिप्रोडक्टिव पार्ट की ग्रोथ करेंगे। पेरिनियल में होता है कि एक सीज़न में हो गया, फिर दूसरे सीज़न में रिप्रोडक्टिव हो गया, या फिर 2 सीज़न तक वेजिटेटिव रहा, तीसरे सीज़न में जाके रिप्रोडक्टिव हुआ, तो ऐसा होता है। तो एनुअल के एग्जांपल है सीरियल क्रॉप्स, बाइनल के एग्जांपल है अनियन, बनाना, बीट, शुगर बीट, शुगर केन, ठीक है। पेरिनियल्स के एग्जांपल है अगेव, एलिफेंट फुट। अगर हम ये नहीं देखें तो हॉर्टिकल्चरल कितनी सारे प्लांट्स हैं, सब पेरिनियल्स है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू कल्चरल प्रैक्टिसेस। तो इरिगेटेड क्रॉप्स कौन कौन सी है, शुगर केन, देखिए शुगर केन को सबसे ज़्यादा इरिगेशन चाहिए होता है, कुछ 22 या 24 बार इरिगेशन, ठीक है। उसके बाद है पैडी क्रॉप्स, इसके बाद यही इस पैडी का ही नंबर आता है। उसके बाद है बनाना क्रॉप्स, बनाना को तो लगाते ही बैंक ऑफ रिवर ऑफ बैंक के
बैंक ऑफ रिवर पे लगाया जाता है, मतलब नदियों के किनारे लगाया जाता है, बिहार में ऐसा है, ठीक है। उसके बाद है ड्राई फार्मिंग क्रॉप्स। ड्राई फार्मिंग क्रॉप्स कौन सी होती है? जो सोरगम हो गया, बाजरा हो गया, ग्राउंडनट हो गया, जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है और गर्मी में भी रह सकते हैं, सूखे में भी रह सकती है, ठीक है। सोल क्रॉप्स कौन सी होती है? वन क्रॉप वेराइटी ग्रोन अलोन इन प्योर स्टैंड्स एट नॉर्मल डेंसिटी, ठीक है। सोल क्रॉप वो होती है, सोल मतलब सिंगल क्रॉप, मतलब एक ही क्रॉप लगा रहे हैं और वो भी उसकी नॉर्मल डेंसिटी के हिसाब से लगा रहे हैं, उसको बोलते हैं सोल क्रॉप। उसके बाद है मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग में क्या होता है? मोनोक्रॉपिंग में भी यही है कि एक जगह पे एक टाइम पे एक ही क्रॉप। उसके बाद है इंटरक्रॉपिंग, मतलब हम लगा सकते हैं या तो साथ साथ दो क्रॉप लगा सकते हैं या फिर एक के बाद एक लगा सकते हैं। ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इन डिफरेंट रोज, ठीक है। जैसे सोरगम प्लस ब्लैक ग्राम हो गया, पीजन पी प्लस ग्राउंडनट हो गया, शुगर केन प्लस अनियन हो गया। उसके बाद मिक्स्ड क्रॉपिंग की बात करें, ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम लैंड विदाउट इररिस्पेक्टिव टू डेफिनेट रो पैटर्न। इसमें हम एक रो में लगाएंगे पर इसके अंदर कोई रो पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे, सोरगम, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू बोटेनिकल एस्पेक्ट्स, मोनोकोटिलीडन हो गए और डाइकोटिलीडन। मोनोकोटिलीडन और डाइकोटिलीडन को समझने का एक सिंपल सा तरीका है, जिन सीड्स को हाथ से तोड़ने पे वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, वो होते हैं डाइकोटिलीडन। और जो हो ऐसे कि जिनको हाथ से डिवाइड नहीं किया जाए इजीली इक्वल हाफ्स में, जो ना हो सकते हो, वो होते हैं मोनोकोटिलीडन। तो डाइकोटिलीडन में जो पल्सेस सीड होते हैं वो सारे डाइकोटिलीडन में, या और जो सीरियल्स होते हैं वो मोनोकोटिलीडन्स में। इस हिसाब से आप देख सकते हैं। मोनोकोटिलीडन्स की बात करें, अ प्लांट्स हैविंग ओनली वन सीड लीफ और कोटिलीडन इन विच ऑफ इट्स सीड, सच प्लांट्स हैव शैलो रूट्स। इनके अंदर शैलो रूट्स होती है, नैरो लीव्स होती है, टिल्डरिंग एबिलिटी होती है। एग्जाम्पल है फैमिलीज ऑफ पोएसी। पोएसी मतलब सीरियल्स, मतलब पैडी, व्हीट, सोरगम, पर्ल, मिलेट, मेज, शुगर केन, ईटीसी। उसके बाद है जिंजर। उसके बाद है लिलिएसी से अनियन। डाइकोटिलीडन की बात करें जिनमें ड्यूअल होता है, कहाँ पे टू सीड्स लीफ या फिर टू कोटिलीडन होगा, जैसा बताया था मैंने। उसके बाद है ये कौन सी मालवेसी फैमिली में भाई कॉटन और ओकरा दोनों आते हैं। क्रूसीफेरी में कैबेज और मस्टर्ड। उसके बाद है सोलेनेसी में टोबैको, पोटैटो और ब्रिंजल। उसके बाद है लेग्यूमिनेसी में ग्राउंडनट, पिजन पी, ग्राम पी, मूंग बीन, उड़द बीन, ठीक है। टीलिएसी में जूट और सनहेम्प, ये अच्छी बात है, सनहेम्प टीलिएसी का है, ठीक है। लिनिएसी में लिनसीड हो जाएगा, यूफोरबिएसी में कैस्टर हो जाएगा, कॉम्पोसिटेई में सनफ्लावर हो जाएगा, चिनोपोडिएसी में शुगर बीट हो जाएगा। ये सारे डाइकोटिलीडन थे। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्रोनॉमिकल और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स। फूड क्रॉप्स की बात कर लेते हैं पहले, फिर नॉन फूड क्रॉप की बात करेंगे। फूड क्रॉप्स में सीरियल्स पता ही आपको, पल्सेस पता है आपको, लेग्यूम्स पता है, ईडेबल ऑयल्स पता है, फ्रूट क्रॉप्स ये सब, लीफी, कैबेज, फेन्यूग्रीक, पालक हो गया। फ्रूट्स में वेजिटेबल में फ्रूट जो होते हैं टोमेटो, ओकरा, ब्रिंजल। रूट वेजिटेबल में रूट, रेडिश, कैरेट। ट्यूबर पोटैटो, स्वीट पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक। वेजिटेबल में बल्ब, अनियन, गार्लिक। फ्लावर हो जाएंगे कॉलीफ्लावर। पोड हो जाएगा फ्रेंच बीन, पीजन पी, काओ पी, इंडियन बीन, ठीक है। कोई ज़्यादा ऐसा मुश्किल नहीं है। नॉन ईडेबल में आ जाएगा फोरेज के लिए, फोडर के लिए ल्यूसरीन हो गया, बरसीम हो गया, हाइब्रिड ग्रास हो गया। उसके बाद फाइबर्स में आ जाएगा कॉटन, जूट, सनहेम्प, ठीक है। उसके बाद है नॉन ईडेबल्स की बात करते हैं। नॉन ईडेबल्स में ऑयल सीड, तो वो जो कैस्टर और लिनसीड। अगर हम शुगर क्रॉप की बात करें तो शुगर केन, शुगर बीट। डाइज की सैफफ्लावर, इंडिगो, ठीक है। उसके बाद है नारकोटिक्स में टोबैको, और उसके बाद है कॉफ़ी, टी, ओपियम, पॉपी, चिकोरी। ड्रग्स के अंदर आ जाएगा इसाबुल, जैथिमड, सेना, कैरियाथू। स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स के अंदर कार्डेमम, क्यूमिन, ब्लैक पेपर, कोरिएंडर, फेनेल, फेन्यूग्रीक, ठीक है। स्पेशल पर्पस के लिए रो क्रॉप्स, कॉटन, कैस्टर, सोरगम, ठीक है, जो रो के अंदर यूनिफॉर्म स्पेसिंग के साथ ग्रो की जाती है। उसके बाद है सपोर्ट क्रॉप्स।
सपोर्ट क्रॉप कौन सी? सर्टेन ग्रोइंग क्रॉप्स वर्क एज सपोर्टर टू वाइन क्रॉप्स। जो वाइन क्रॉप्स होती हैं उनको सपोर्ट के लिए, जो वाइन मतलब जो लता बेल जिनको मतलब जो बेल वाली जो क्रॉप्स होती है उनको सपोर्ट के लिए जो क्रॉप्स होती है उनको बोलते हैं सपोर्ट क्रॉप्स। जैसे कैस्टर हो गया, शेवरी हो गया इन बीटल वाइन, सोरगम हो गया, काउपी होगी इन काउपी और बीन्स। उसके बाद है विंड ब्रेक्स क्रॉप्स। तो ये कौन सी होती है? जो बाउंड्रीज पे लगाते हैं ताकि जो हैवी हाई वेलोसिटी वाली विंड होती है उनको उनसे प्रोटेक्ट कर सके अपनी फील्ड क्रॉप को। नहीं तो आपने देखा होगा कि जब हार्वेस्टिंग का टाइम होता है उसमें कई बार तेज हवा चलने से, बारिश आने से, ओले गिरने से क्या हो जाता है, पूरी फसल बिछ जाती है जिससे पूरी यील्ड कम हो जाती है। ठीक है, उसके लिए विंड ब्रेक्स लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि खेतों के चारों तरफ मेड पे प्लांट्स नहीं, ट्री लगाए होते हैं, वो एज अ विंड ब्रेक काम करते हैं। कवर क्रॉप किसे? इरोजन से बचाने के लिए। ठीक है, कवर क्रॉप्स आर ग्रो प्राइमरली टू कवर द सोइल टू रिड्यूस द लॉस ऑफ द मॉइस्चर इरोजन बाय विंड एंड वाटर। तो एक तो ये मॉइस्चर को मेंटेन रखेगा, दूसरा इरोजन से बचाएगा, चाहे वो विंड से हो चाहे वो वाटर से। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा ग्राउंडनट, किडनी बीन, काउपी, मूंग और बीन। अब एक है मेज। ठीक है, मेज किसका एग्जाम्पल है? मेज है नॉन क्रॉप कवर क्रॉप, मतलब एंटी बोल सकते हैं हम इसको, एंटी कवर क्रॉप मेज। ठीक है, उसके बाद साइलेज क्रॉप्स, मतलब साइलेज आपको पता है एक तरह से फर्मेंटेड वो होता है, ग्रीन चारे को फर्मेंट करके बनाते हैं ताकि हम ऑफ सीजन में भी उनको ग्रीन फोडर खिला सकें। इन विच प्रिजर्व्ड इन सुकुलेंट कंडीशन बाय पार्शियल फर्मेंटेशन इन अ टाइट साइलोपिट, जिसके अंदर मेज यूज़ कर सकते हैं, सोरगम यूज़ कर सकते हैं, बाजरा यूज़ कर सकते हैं। अगर हम कैश क्रॉप्स की बात करें तो जो इमीडिएटली हमें मनी देते हैं वो होंगे कॉटन, टोबैको, पोटैटो, शुगर केन। ठीक है, वो होते कैश क्रॉप। उसके बाद है ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स। ग्रीन मैन्योर्स में सन हेम्प, डेंचा और ग्लाइरिसीडिया। सन हेम्प को बेस्ट ग्रीन मैन्योर क्रॉप बोलते हैं। उसके बाद है पास्चर क्रॉप्स। कौन से होते हैं? पास्चर लैंड्स जहाँ पे गाय भैंस चारा चरती है, दैरो और जिंजवो। ये अपने यहाँ तो अब पास्चर लैंड खत्म ही हो गए हैं, कौन पास्चर लैंड रखता है। कैच क्रॉप्स कौन सी होती हैं? वो क्रॉप्स होती हैं जो मतलब ऐसी जगह लगाई जाती है, अगर एक क्रॉप फेल हो जाती है पानी की कमी से या फिर किसी वजह से, तो दूसरी क्रॉप उसका काम मतलब हमारे लिए बैलेंस कर सकें। तो क्रॉप्स which is grown as substitute for the main crops that has failed on account of unfavorable condition, जो फेल हो गई है unfavorable condition की वजह से, तो उसकी जगह उसके प्लेस पे हम उसको कवर कर सके तो उसके लिए उसके साथ क्रॉप लगाई जाए तो उसको बोलते कैच क्रॉप। तो एग्जाम्पल है काउपी, सीजेम, ग्रीन ग्राम। तो अपना लास्ट स्लाइड आती है, ट्रैप क्रॉप कौन से होते हैं? ये जो जब हम फील्ड प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, ट्रैप क्रॉप वो होती हैं ऐसी क्रॉप लगाएं ताकि इंसेक्ट उनके तरफ अट्रैक्ट हो जाएं और दूसरी हमारी जो मेन क्रॉप है वो बच जाए, या फिर ये ही रिपेल कर दे ताकि हमारी क्रॉप बच जाए। तो ये होती है ट्रैप क्रॉप में मेनली तो हम ये यूज़ करते हैं कि वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो और हमारी मेन क्रॉप बच जाए। तो बाउंड्री पे लगा देंगे ट्रैप क्रॉप को, अपनी मेन क्रॉप बच जाएगी। उसके बाद है नर्स क्रॉप, मतलब जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगी, यूज टू प्रोटेक्ट और नर्स द अदर क्रॉप्स इन देयर यंग स्टेज। ठीक है, जैसे क्लस्टर बीन इन जिंजर के अंदर क्लस्टर बीन लगा देंगे तो उसको नरिश करेगी। सन हेम्प इन शुगर केन के अंदर सन हेम्प लगा देंगे तो वो उसको नरिश करेगा। उसके बाद है कंपेनियन क्रॉप्स, टू क्रॉप्स आर टेकन टुगेदर विद द एम दैट दे आर बेनिफिटेड टू ईच अदर। ठीक है, उनको बोलते हैं कंपेनियन क्रॉप के हमने दो क्रॉप्स एक साथ लगाई है ये सोच के, ये एम के साथ कि वो एक दूसरे को बेनिफिट देगी और एक दूसरे के प्रोडक्शन को इम्प्रूव करेगी। जैसे मेज एंड ग्रीन ग्राम एक साथ लगा देते हैं। ग्रीन ग्राम क्या करेगी, अपनी जड़ों में जो राइजोबियम है वो नोड्यूल बनाएगा, वहाँ से नाइट्रोजन फिक्स कर देगा और वो नाइट्रोजन फिक्स हुई मेज ले लेगा और उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। मिक्स्ड क्रॉप में क्या होगा, टू और मोर देन टू क्रॉप्स आर ग्रोन टुगेदर ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड एट द सेम टाइम।
मिक्स क्रॉप में 2 और मोर देन 2 क्रॉप्स को एक साथ एक पीस ऑफ लैंड पे एक टाइम पे लगाया जाता है, जैसे बाजरा प्लस काउपी प्लस ग्रीन ग्राम मिक्स क्रॉप हो गया। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे एग्रीकल्चर एंड जीके चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे। और अपकमिंग वीडियोस जल्दी ही आएगी अपने FCI एग्ज़ाम से रिलेटेड सिलेबस पे, और हम उम्मीद करेंगे कि मोस्ट ऑफ द पार्ट FCI का अपने YouTube चैनल पे कवर करें। तो आप प्लीज़ हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस 2-3 बार एक वीडियो को देख लेंगे तो काफ़ी नॉलेज रिटेन कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।